अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। दोस्तों, आज की बहुत ही अहम अपडेट्स इस व्लॉग में आपके साथ शामिल करूंगा। सुहेल आफरीदी इस वक्त स्वाबी में स्ट्रीट मूवमेंट की रैली से खिताब कर रहे हैं। हैरत अंगेज़ किस्म के इंकशाफात कर दिए आज उन्होंने। तहरीक इंसाफ की क़यादत के हवाले से उन्होंने कहा कि मेरे हाथ बांधे हुए हैं इन्होंने। वो कौन लोग हैं तहरीक इंसाफ की क़यादत में जो सुहेल आफरीदी के हाथ बांध रही है? सुहेल आफरीदी ने बड़े जरहाना अंदाज में पश्तो में शेर पढ़ा कि मेरे बंदे हाथ और तेरे ज़ोरदार थप्पड़ जरनेला, एक दिन हिसाब ज़रूर होगा। और उन्होंने अवाम से कहा कि अब मैं वादा करता हूं कि आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा। तमाम तफसीलात इस हवाले से आपके सामने रखूंगा। इमरान खान की सेहत और आज तक उनकी कोई मालूमात बाहर ना आ सकी। तहरीक इंसाफ की क़यादत या फैमिली की कोई मुलाकात नहीं हो सकी। तहरीक इंसाफ का अगला लाइहा अमल क्या हो सकता है, इस पर हम बात करेंगे। दूसरी तरफ बलूचिस्तान के अंदर हैरत अंगेज़ मनाज़र आज सोशल मीडिया पर देखने को मिले। दहशतगर्द रॉकेट लॉन्चर कंधों पे लेकर के बलूचिस्तान के दारुल खिलाफा में घूम रहे हैं। रियासत की रिट तकरीबन वहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। बैंकों को लूटते हुए नज़र आ रहे हैं। दुकानें बंद, इंटरनेट सर्विस बंद, मोबाइल फ़ोन बंद, लोग अपने घरों के अंदर, और दहशतगर्द रॉकेट लॉन्चर लिए सड़कों के ऊपर हैं। इसी तरफ शहबाज शरीफ ने 76 साल तारीख का सबसे बड़ा सरेंडर कर दिया। मान लिया स्टेज पे आकर के कि पाकिस्तान के फैसले अब पाकिस्तान में नहीं हो सकते। अब हम ये कह सकते हैं कि हम मज़ीद आज़ाद नहीं रहे, अब हमारे फैसले कोई और करेगा। और जब हमारी ये हालत हो जाए तो फिर उसके बाद हमारे अंदर ये सक्कत नहीं रहती कि हम अपना फ़ैसला खुद कर सकें। हम वो फरमाइशें भी मानेंगे जो हमारे लिए मुश्किल हैं। ये तारीख़ी सरेंडर क्या था, इसके पीछे के हक़ाइक़ क्या थे, नकली वज़ीर आज़म किस तरफ इशारा कर रहे थे, ट्रंप के पीस बोर्ड का इसके साथ ताल्लुक़ क्या है, इसकी तफसीलात आपके सामने इस व्लॉग में रखूँगा। दूसरी तरफ एक नून लीगी वज़ीर तालीम जिनको अभी हालिया दिनों में बनाया गया, उनकी घटिया तरीन हरकतें सोशल मीडिया के ऊपर शदीद तनकीद हो रही है कि जिस भी खातून या बच्ची के साथ कोई ऐसा गैर मामूली वाक़या होता है जिसका मैं ज़िक्र भी यहाँ पे नहीं कर सकता, उसके घर जाती हैं और इसके पीछे इनके मकासद क्या होते हैं। तमाम तफसीलात आपके सामने रखूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं आज बात करूँगा बलूचिस्तान के हालात पे। आज सुबह से बलूचिस्तान से कुछ ऐसी वीडियोज़ आना शुरू हुई जिन्हें देख करके पूरा पाकिस्तान आज हैरान है। इस हवाले से आज मैं रियासत से कुछ सख्त सवाल भी पूछने वाला हूँ इस व्लॉग में। उम्मीद है कि अगर रियासत के कानों पर मेरी आवाज़ पड़े तो वो इसका जवाब ज़रूर देंगे। और कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है कि क्या ये सवाल आपके जहन में भी आते हैं, या फिर कम से कम मेरे सवाल सुनने के बाद आप ये सवाल पूछना चाहेंगे रियासत से। बलूचिस्तान के दारुल खिलाफा कोयटा के अंदर ऐसी फुटेजेस सामने आई कि दुकानों को लूट रहे हैं। फितनल हिंदुस्तान, ये हमें DGSPR बताते हैं, ये हमें रियासत बताती है कि ये जो लोग हैं ये फितनल हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान इनको भेजता है पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए। अब जनाब उनके दहशतगर्द सड़कों पे दंदनाते फिर रहे, कंधों पे रॉकेट लॉन्चर रखे हुए घरों पे चढ़ रहे हैं, बैंकों को लूट रहे हैं। और एक वीडियो आई जनाब, DC साहब को उठा करके ले गए। DC साहब वहाँ पे खड़े हैं, उनकी वीडियो बन रही है। वो कह रहे हैं कि सर मैं इस वक्त BLA के कब्ज़े में हूँ, BLA के कब्ज़े में हूँ। पिछले दिनों ये वज़ीर दाखिला जो बनाया ना इन्होंने, पता नहीं ये कहाँ से नाजिल हुआ है। ना ये बंदा इलेक्शन लड़ा है, ना इसे किसी ने वोट दिया है, ना इसका किसी पार्टी से ताल्लुक़ है, लेकिन ये चेयरमैन PCB भी है, ये वज़ीर दाखिला भी है। वो ये दूसरी एक वजारत होती है चर्च बॉर्डर वाली, उसके पास वो वजारत भी है। वो पिछले दिनों कह रहा था कि ये BLA के दहशतगर्द एक SHO की मार है। आज वो DC चौक के ले गए साथ, मतलब SHO क्या पूरे ज़िले का मालिक ले गए साथ में। वो ये कह रहे हैं कि SHO की मार है। मतलब ऐसे कुंद जहन इस मुल्क के ऊपर फुद्दू दिमाग इन्होंने मुसल्लत किए हैं हमारे ऊपर। ये वही हैं जो कहते थे कि इमरान खान को निकालेंगे तो लोग इसको अंडे मारेंगे। एक हफ्ते का टाइम देते हैं, तहरीक इंसाफ को सफ़ाए हस्ती से मिटा देंगे। आज तक गढ़ बनी हुई है तहरीक इंसाफ, इनका छुपने का मुंह नहीं इनको मिल रहा, कहीं पे मुंह दें जाकर के, जगह इनको नहीं मिल रही। इमरान खान के नाम पे कांटा लगा देंगे। पूरा आइन बदल दिया इन्होंने, इस्तिस्ना ले लिए इन्होंने, अदालतें जड़ से उखाड़ करके फेंक दी, मर्जी के मुलाजिम उठा के डाल दी सुप्रीम कोर्ट और अदालतों हाई कोर्ट के अंदर। वो कह रहे थे एक हफ्ते में तहरीक इंसाफ को नेस्त नाबूद कर देंगे जनाब, अपना चीफ जस्टिस ला करके बल्ला ले लेंगे। इस तरह के ये खर दिमाग इस पाकिस्तान को चला रहे हैं इस वक्त। ये आदमी आकर कहता है कि एक SHO की मार है, और आज के मनाजिर दुनिया परेशान है कि यार ये दहशतगर्द, क्या इसकी कोई पेशगी इतला नहीं थी? जब वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस कर क्या रही हैं? इतनी बदमाशी कि वहाँ सड़कों पे सरेआम रॉकेट लॉन्चर लेकर के घूम रहे हैं। रियासत कहाँ पे है? सिक्योरिटी इदारे कहाँ पर हैं? और उनकी वो वीडियो एक आई जिसमें वो मोटरसाइकिल पर मुंह बांधे हुए वो कह रहे हैं कि हम पंजाबी फौज के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च कर रहे हैं। अंदाज़ा लगाएं आप, इस वक्त पाकिस्तान की रियासत की रिट का अंदाज़ा लगाएं। वो कह रहे हैं आज हमने ऑपरेशन लॉन्च किया है फौज के खिलाफ, और वो शहरों के अंदर दाखिल हो गए। और ये
इन्होंने सरफराज बुगटी जो वज़ीर आला है वहाँ का, उसे इन्होंने कहा कि बड़ी ज़बरदस्त गवर्नेंस है, और डीजी साहब भी कह के गए। बाकी सूबों में तो देखें गवर्नेंस किस तरह से चल रही है, खैबर पख्तूनख्वा में ही नहीं। सुहेल अफरीदी आज गाड़ी के ऊपर खड़ा होकर के हज़ारों के मजमे से तकरीर कर रहा है। पूरे सूबे में सुहेल अफरीदी की नकलो हरकत होती है। तीरा से लेकर के वो सवाबी से, मर्दान से, पेशावर से, मनसेरा तक घूमता है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आप देखें और बलूचिस्तान के हालात देखें। 76 साल से जहाँ पे आपकी हुकूमत है, जहाँ पे 3 महीने पहले एक सियासी जमात वजूद में आती है और 3 महीने बाद इलेक्शन लड़के उसकी हुकूमत बन जाती है, उसका वज़ीर आला बन जाता है। इस तरह से आप वहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं, और वहाँ पे क्या हाल है कि सरेआम दहशतगर्द वहाँ पे दंदनाते फिर रहे हैं। और अब हमें जाहिर सी बात है उनके अकाउंट से सोशल मीडिया के ऊपर जो वीडियोज़ हमें आएंगी हम वही रिपोर्ट करें। मेन स्ट्रीम मीडिया तो इसके ऊपर बात ही नहीं कर रहा, मेन स्ट्रीम मीडिया तो बता ही कुछ नहीं रहा। जियो न्यूज़ को मैं देख रहा था, जिस वक्त वहाँ पे दहशतगर्द घूम रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं, धमाके कर रहे हैं, तड़तड़ाहट हो रही है गोलियों की, उस वक्त जियो न्यूज़ पे खबर चल रही है आज कोयटा का मौसम ठंडा रहेगा, पहाड़ों पे बर्फ होगी, हवा में हल्की हल्की खनकी होगी। ये बता रहा है हमें मेन स्ट्रीम मीडिया जियो न्यूज़, और वहाँ पे रियल में ऑन द ग्राउंड हालात ये हैं। अब रियासत से सवाल है, अब डीजी साहब जब भी आते हैं BLA फितनल हिंदुस्तान, ये अफगानिस्तान से आ रहे हैं फितनल हिंदुस्तान, ये फितनल हिंदुस्तान रोज़ाना पाकिस्तानियों को काट रहा है, मार रहा है, बम फटा रहा है, गोलियां मार रहा है, बैंक लूट रहा है। हमारे हिंदुस्तान में तो किसी का कुत्ता भी नहीं मार रहा। मतलब हमारे घर में घुस के अपने बंदे भेज करके हमारे सैकड़ों शहरियों को मार रहे हैं वो, तो बदले में रियासत पाकिस्तान क्या कर रही है? भारत में पहलगाम हुआ था, भारत में वो पुलवामा हुआ था, उसके बाद क्या किया भारत ने? पाकिस्तान पे हमला कर दिया। अभी रिसेंटली जो पहलगाम हुआ उसके बाद क्या किया? उन्होंने हमला कर दिया पाकिस्तान के ऊपर। हमने स्ट्राइक की, दहशतगर्दों के ठिकानों को हम निशाना बनाएंगे, यही कह रहा था ना भारत, उन्होंने स्ट्राइक कर दी। अभी पहलगाम हुआ, उसके बाद क्या हुआ? तो पाकिस्तान के अंदर अगर फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्द लोगों को मार रहे हैं तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि फितनल हिंदुस्तान के ठिकानों पर भारत में स्ट्राइक करे। क्या हमारा कोई वाली वारस नहीं है? क्या हमारा कोई जामिन नहीं है कि पाकिस्तानियों को हिंदुस्तान बंदे भेज के मरवाता रहे, हम उनसे लड़ते रहे? उनके ठिकानों पे क्यों नहीं हमले करते हम कि जहां से ये प्रोड्यूस हो रही है? आप कह रहे हैं हमें, ये मैं आपको प्रोवोक नहीं कर रहा, ये आप हमें बता रहे हैं कि फितनल हिंदुस्तान पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है, तो आप हिंदुस्तान में फितनल हिंदुस्तान के ठिकानों पे स्ट्राइक क्यों नहीं करते? कि जब वो इल्ज़ाम लगाते हैं, हम तो ये कह रहे हैं ना कि पहलगाम भी इन्होंने खुद किया, हम तो ये कह रहे हैं ना कि वहाँ पे कश्मीर में होंगे फ्रीडम फाइटर, पुलवामा उन्होंने किया होगा, या इन्होंने अपने वोट लेने के लिए किया होगा, लेकिन दुनिया के सामने, मीडिया के सामने रियासत का बयानिया भारत की क्या होता है कि ये पाकिस्तान ने किया। उसके बदले में वो क्या करते हैं? वो अटैक करते हैं पाकिस्तान में, कहते हैं कि यहाँ पे दहशतगर्दों के ठिकाने, लिहाजा हमने उनको अटैक किया। तो फितनल हिंदुस्तान के ठिकाने जहाँ पे भारत में है, जहाँ से ये प्रोड्यूस हो रहे हैं, वहाँ पे आप स्ट्राइक करें जा करके। ये हैशटैग होना चाहिए, मैंने इसको ट्विटर के ऊपर ट्वीट किया, पाकिस्तानियों को इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए। पाकिस्तानियों की जान इतनी फजूल नहीं है कि आए रोज़ आकर के फितनल हिंदुस्तान के लोग मारते रहें, कभी KP में, कभी बलूचिस्तान में, शहरों में दंदनाते फिरते रहें, और हम भारत को पूछ ना सकें, हम उनको मुंह ना दे सकें। मतलब पाकिस्तानी फितनल हिंदुस्तान की वजह से मर रहा है रोज़ाना की तो तादाद में, वहाँ पे उनका कुत्ता भी ना मरे। ये कहाँ का इंसाफ है? जो कर रहे हैं उसको पूछें आप। ये हर पाकिस्तानी की आवाज़ होनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के खात्मे की यही एक वजह है कि आप हमें बता रहे हैं कि ये फितनल हिंदुस्तान है। पकड़े उनको, जाकर के हिसाब लें कि हमारे मुल्क में आप ये क्यों कर रहे हैं। बहरहाल स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से सुहेल अफरीदी की आज बड़ी ज़बरदस्त फुटेज थी, बड़े तादाद के अंदर वहाँ पे लोग मौजूद थे, वहाँ पे जो साइन बोर्ड्स लगे होते हैं उनके ऊपर भी लोग बैठे हुए, हज़ारों की तादाद में भरी हुई सड़कें, वहाँ पे सवाबी पूरा बाहर निकल करके आया हुआ। और वहाँ पे सुहेल अफरीदी ने जो तकरीर की उसमें जो अहम चीज़ें वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। सुहेल अफरीदी ने एक बड़ी ख़ास बात की, उन्होंने कहा कि मेरे हाथ हमारे बड़ों ने बांध रखे हैं, यानी कि तहरीक इंसाफ की क़यादत ने, लिहाजा ये कच्चे धागे से बंधे हुए हैं। मैं इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम देता हूँ कि ये ज़्यादा देर बंधे नहीं रहेंगे। अब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दूं कि सुहेल अफरीदी ने जो धरना दिया था क़यादत के साथ अडियाला जेल के सामने, वो रात गए ख़त्म करना पड़ गया। उसके बाद अगले दिन सुप्रीम कोर्ट के सामने गए, सुप्रीम कोर्ट ने दरवाज़ा ही नहीं खोला। फिर महमूद खान अचकज़ई साहब का एक वीडियो पैगाम आया जिसमें सुहेल अफरीदी, सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर वहाँ पे बैठे हुए थे, जहाँ पे महमूद साहब ये कहते हैं कि इमरान खान साहब की सेहत ठीक है, ये हमारे कारकुनान को इश्तियाल देने के लिए बात की गई। लेकिन वहाँ पे जो फेशियल एक्सप्रेशन थे सलमान अकरम राजा के और सुहेल अफरीदी के, वो बहुत ही गमगीन नज़र आ रहे थे और डिसएग्री, एक होता है ना फेस से आपको रिएक्शन मिल जाता है कि इस बात से इत्तेफाक नहीं उनको हो रहा, ना सर हिला रहे हैं ना बात कर रहे हैं, बड़ी परेशानी किसी कैफियत में वो वहाँ बैठे हुए थे। बहरहाल उसके ऊपर सोशल मीडिया पर बड़ी तनकीद हुई। आज सुहेल अफरीदी का ये बयान आ जाना कि हमारे बड़ों ने हमारे हाथ बांध रखे हैं,
ये जो पॉलिटिकल कमेटी और कोर कमेटी के अंदर जो मामलात होते हैं, ज़ाहिर है पार्टी एक मैकेनिज्म के तहत चलती है और उस मैकेनिज्म के अंदर पार्टी के जो सीनियर रहनुमा होते हैं उन्हीं का फैसला इम्प्लीमेंट किया जाता है। सुहेल अफरीदी वज़ीर आला हैं, वो सूबे के इंतज़ामी और गवर्नमेंट के जो मामलात हैं उनको तो देख रहे हैं, वहाँ पर तो उनकी पावर जो है अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन पार्टी क्या लाए अमल देगी इस पर पॉलिटिकल कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं वो सीनियर जो हजरात उन्होंने फैसला करना होता है। तो अब सुहेल अफरीदी का ये जो बात थी स्टेज के ऊपर, ये बड़ी हैरान कुन थी और इसके ऊपर मैंने भी एक ट्वीट किया कि बड़े वाज़े तौर पे, और यही बात मैं यहाँ वीलॉग में भी करूँगा कि जो बड़े हैं इनको एक बात सोचनी चाहिए कि पिछले 76 सालों से इस इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर या जर्नैलों के ऊपर जिसने भी एतमाद किया है इसने उन्हीं को डसा है। इनका एक माजी है, आप उठा करके देख लें। भुट्टो ने लगाया था ज़िया को और उसने उसके साथ क्या किया, नवाज शरीफ ने मुशर्रफ को लगाया था, ये सब वही खेल है। तो आप एक चीज़ जहन में रख लीजिएगा कि ये नौजवान क़यादत के जो आप हाथ बांध रहे हैं, अगर तो आपको इस्टेब्लिशमेंट ने कुछ लारा लगाया हुआ है कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं या ऐसे हो रही हैं, तो इस वजह से आप लारा लगा रहे हैं, तो ये जहन में रखिएगा कि 76 साल तारीख क्या कहती है। तो फिर अल्लाह ना करे कि अगर इमरान खान के साथ ये कुछ करते हैं तो इस चीज़ की जिम्मेदारी मत लीजिएगा किसी की बात में आकर के। लोगों को अपनी जद्दोजहद जारी रखने दें। लोगों को ऐसे लगता है या नौजवान क़यादत को या सुहेल अफरीदी को कि मैं इस तरीके से अपने लीडर को रिहा करवा सकता हूं जिस वजह से खान साहब ने उनको बनाया था वज़ीर आला, तो अगर आप जिम्मेदारी लेते हैं तो फिर ये बात आपने जहन में रखनी है कि लोगों को आपके घरों का भी पता है। इस वक्त इमरान खान को नुकसान पहुंचाने की जितनी बड़ी वजह ये अवाम इस्टेब्लिशमेंट को या इन अर्दनियों को समझ रही है, तकरीबन उतनी ही वजह तहरीक इंसाफ की क़यादत को भी समझ रही है। ये पिछले 2 साल से क्या कर रहे हैं, इनकी ज़ीरो प्रोग्रेस है। ये हर मास पे इस्टेब्लिशमेंट के सामने उंडे होते जा रहे हैं। इनकी आंखों के सामने उन्होंने इनसे नशिस्तें छीन ली, इनसे निशानात छीन लिए, इनके लीडर के साथ मुलाकातों पे पाबंदियां लगा दी, इनके सेनेटर उठा करके अपनी तरफ कर लिए, उनसे वोट डलवा लिए, लोगों से कुरान पर रखे हुए हलफ तोड़वा लिए, उन्होंने मर्जी की अदालतें बना ली, मर्जी के जज लगा दिए, मर्जी के बेंच बना दिए, मर्जी की तरमीमें 2-2 मरतबा कर दी। तो मतलब हर जगह पर यह क़यादत लोगों को नाकाम नजर आती है, तो फिर लोगों को यह लगता है कि यह क़यादत जो है वो कंप्रोमाइज्ड है या ये कर कुछ नहीं सकती। तो जिस तरह एस्टैब्लिशमेंट या ये अर्दली हर मास पे, हर जगह पे, हर अचीवमेंट के अंदर जो भी चाहते हैं हासिल कर लेते हैं, तो इमरान खान का जेल से बाहर आना तो इनके हक में कभी भी नहीं है इस एस्टैब्लिशमेंट और इन अर्दलियों के, तो लिहाजा वो क्यों खान को बाहर लेकर के आएंगे, और तहरीक इंसाफ की क़यादत इसके लिए लाया अमल नहीं दे रही। तो आपने ये सोच समझ के फैसला करना है कि अगर इमरान खान साहब को कुछ होता है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग या पाकिस्तानी 90% तबका वो अपने लीडर को बाहर नहीं देखते, तो उसके ज़िम्मेदार फिर आप भी होंगे। तो बराए मेहरबानी ऐसे किसी चक्कर में आकर के नौजवान क़यादत के हाथ मत बांधिएगा, ये मेरी तरफ से एक मशवरा है। और हाँ, अगर जिस धागे से आपने नौजवान क़यादत के हाथ बांधे हैं वो धागा है ही इस्टेब्लिशमेंट की फैक्ट्री से आया हुआ, तो फिर तो सुहेल अफरीदी की बात सही है कि ये ज़्यादा देर बंधे नहीं रहेंगे, ये खुल जाएंगे। तहरीक इंसाफ के अंदर हो कोई या चाहे बाहर हो, बड़ी जल्दी लोगों के सामने मंजर आ जाता है कि कौन कहाँ पे है, कौन विकेट के दोनों तरफ खेल रहा है। इसका एक माजी आप देख लें, आपके सामने चीज़ें वक्त के साथ साथ आती गई हैं। तो खान साहब तो खुद कह करके गए हैं कि मेरे साथ वही लोग आखिर में बच जाएंगे जो सिर्फ नज़रियाती होंगे और जो नज़रिए के लिए लड़ रहे होंगे। बहरहाल सुहेल अफरीदी की जो आज स्ट्रीट मूवमेंट थी वो बड़ी इंप्रेसिव थी, बड़ा वलवला था, जोश था, उसके अंदर गुस्सा बहुत नज़र आया, अवाम की तादाद बहुत नज़र आई और वाज़ेह अल्फाज में उन्होंने कहा कि अब आपको रोकने वाला कोई नहीं है। मेरा ख्याल है कि अब बिल्कुल एंड के ऊपर वो मामला आ चुका है, तमाम लवाजमात जो थे वो पूरे कर लिए गए हैं। अब तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उसको कोई दूसरा रास्ता नज़र नहीं आता सवाए इसके कि एक भरपूर मज़ामत की जाए। उसके लिए ये स्ट्रीट मूवमेंट चल रही है। आने वाले दिनों में बहुत जल्द इसका पता चल जाएगा कि मामला किस तरफ जाएगा। शहबाज शरीफ के हवाले से मैंने दिन को वीलॉग करना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वीलॉग में नहीं कर सका किसी मजबूरी से। कल शहबाज शरीफ ने एक तकरीर की कहीं पे, पाकिस्तानियों ने उस तकरीर को काफ़ी जगहों पे लगाया और उसमें से एक ही पॉइंट सबको नज़र आ रहा था कि फील्ड मार्शल मेरे साथ कर्जा मांगने गए। लोगों ने उसके ऊपर बातचीत शुरू की, लेकिन जैसे ही मैंने वो 2 मिनट का क्लिप देखा तो उसके अंदर से मैंने एक चीज़ पकड़ ली। अब जाहिर सी बात है, मीडिया पे बैठे होते हैं, हमारा काम ही ये है कि कहाँ पे लूज़ बाल कोई फेंकेगा तो हम उसको पकड़ेंगे और फिर दिखाएंगे पाकिस्तानियों को, ये देखें ये इसकी असल औकात है। उसमें मौसूफ फरमा रहे थे कि जब आप कर्जा मांगने जाते हैं तो आपका सर झुक जाता है, फिर उसके बाद कुछ ऐसी फरमाइशें भी अगर आएँ जिसका कोई जवाज़ ना हो लेकिन हमें माननी पड़ती हैं। इल्म है, मैं यहाँ पर बगैर किसी लगी लपटी के आपको बताना चाहता हूँ कि मैं भी और खामोशी के साथ फील्ड मार्शल हम कई ममालिक में गए, उनसे कहा कि IMF का प्रोग्राम है, ये हमारा एक्सटर्नल गैप है, आप इतने $1 बिलियन दे दें, आप इतने $1 बिलियन दे दें। मैं उन ममालिक का, दोस्त ममालिक का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमारी पजीराई की। लेकिन आप जानते हैं कि जब कोई किसी से मांगने जाता है तो अपनी इज़्ज़त नफ्स के ऊपर वो उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ती है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और फिर बाद में कोई ऐसा कहीं से ख्वाहिश आ जाए तो उस ख्वाहिश को वो कितनी भी वो उसको इम्प्लीमेंट करने का कोई जवाब ना हो, आप उसका बोझ लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये वो हालात हैं जिनसे हम गुजरे। वो वीडियो काट करके मैंने ट्विटर के ऊपर लगा दी, उसके ऊपर लिख दिया कि शहबाज शरीफ का तारीखी सरेंडर।
वो वीडियो काफ़ी वायरल हुई, उसे तमाम सोशल मीडिया के बड़े सहाफ़ी जो हैं पाकिस्तान के, उन्होंने भी उसको रीट्वीट किया, लगाया उसको, उसके ऊपर बात की। एक्चुअली इस बात का मतलब जो था वो बड़ा मैनिफेस्ट था। ये जो ट्रंप का पीस बोर्ड है ना, जिसके अंदर अभी ये गए हैं, उसके बाद डीजी साहब भी जा रहे हैं यूनिवर्सिटियों में, लोगों को समझा रहे हैं, यूट्यूबर्स के साथ मुलाकातें कर रहे हैं। अब संभाला नहीं जा रहा कि मामला, भाई पाकिस्तानी कह रहे हैं कि जिस फ़लस्तीन को आज़ाद करवाना था उसके खिलाफ जाकर के ट्रंप के पीस बोर्ड में बैठ गए नेतन्याहू के साथ। तो अब ये मौसूफ भी जो हैं वो भी यही फरमा रहे थे कि हमें यूएई ने कर्जा दिया, हमें सऊदी अरब ने कर्जा दिया, हमने कतर के पैसे पकड़े हुए हैं। तो फिर जब कोई ऐसी फरमाइश आ जाए तो दोस्त ममालिक जो होते हैं उनके साथ हम ना नहीं कर सकते, हमें अनफॉर्चुनेटली माननी पड़ती है। मतलब ये सरेंडर था कि हम वो काम भी अब करेंगे जो पाकिस्तान के मफाद में नहीं होगा, सिर्फ इसलिए कि हम पैसे मांगने जाते हैं। ये पिछले 4 साल से हुकूमत कर रहे हैं और पिछले 40 साल से इन्हीं की हुकूमत है मुल्क में, और हालत अब भी ये है कि ये कर्ज मांग करके जाकर वहाँ कोड़े हो जाएंगे। ये पाकिस्तान की जो गैरत है, पाकिस्तान जो एक आज़ाद मुल्क है, सब कुछ को दाव पे लगा दिया। वो इमरान खान साहब ने बिल्कुल सही कहा था, आपने सुना होगा उनका वो बयान कि ये अब अमेरिका के पास जाएंगे कि हमें इमरान खान से बचा लो, बदले में जो मर्ज़ी हमसे करवा लो। ये कर रहे हैं बदले में, देख लो कि इस्लामाबाद में कत्लेआम भी हो जाता है, इसके ऊपर ना यूएन बोलता है ना अमेरिका बोलता है, और इनको फिर वो फेवरेट भी कहता है, इनको जा करके बुलाता है, इधर आओ, जो कमरे में मुझे कह रहा था वो यहाँ पे आके लोगों को भी बता, उनसे पॉलिश भी करवाता है, और फिर इनके हर जुल्म के ऊपर आंख बंद करके बैठा हुआ है। इसलिए पाकिस्तान कायद-ए-आज़म के अक़वाल को भी भूल गया, पाकिस्तानियों के पिछले 76 साल से जो नज़रिया है उसको भी भूल गया, क़िबला अव्वल को भी भूल गया, वहाँ जा करके बैठ गया जहाँ नेतन्याहू बैठा हुआ है। इसमें कोई दो राय तो नहीं है ना, मैं कोई गलत बात तो नहीं कर रहा। पाकिस्तान की ये पोजीशन है आज, और इस पर आकर के नकली वज़ीर-ए-आज़म क्या कह रहा है कि जनाब हम जब कर्जा लेते हैं तो हमारी आंखें नीचे हो जाती हैं, तो फिर हम वो फरमाइशें भी मानते हैं जो हमारे मफाद में नहीं होती। ये आकर के इस शख्स ने सरेंडर किया पाकिस्तान के कैमरों के सामने आकर के। 76 साल का ये बदतरीन सरेंडर है, याद रखिएगा। इसमें वाज़े तौर पे ये मान रहा है कि हम अपना फैसला पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बैठ करके नहीं कर सकते, हमारा फैसला सऊदी पैलेस के अंदर होगा, हमारा फैसला यूएई के महल्लात में होगा, हमारा फैसला वाशिंगटन डीसी के अंदर होगा, हमारा फैसला बरतानिया के बकिंघम पैलेस के अंदर होगा, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हमारा फैसला नहीं हो सकता। ये बात इसने अपने मुंह से कह दिया। याद रखिए, ये वो याद नहीं है जिसने वज़ीर-ए-आज़म बनने से चंद दिन पहले टीवी में बैठ के कहा था बेगर्स कांट बी चूज़र, और ये बेगर था, ये बेगर है, ये सारी जिंदगी बेकारी रहेगा, सिर्फ इसलिए कि ये कौम को भूखा रख करके अपने मोहल्लात बरतानिया के अंदर बनाना चाहते हैं। वरना गैरत तो उसकी भी थी कि मुल्क भूखा भी था, मुल्क कंगला भी था, कोरोना भी था, माशियत भी खराब थी जब उसको हुकूमत मिली थी, लेकिन उसने कहा था मैं अपनी फिजा अमेरिका को नहीं दूंगा, हमारे पड़ोसी मुल्क के ऊपर फायर करने के लिए मैं अपने लोग पराई जंग के अंदर नहीं मरवाऊंगा, टांग पे टांग रख के उसने कह दिया था एब्सोल्युटली नॉट। मेरे लोगों को अगर रशिया से सस्ती गंदम मिलेगी तो अमेरिका के खौफ से मैं ऐसा नहीं करूंगा कि वो गंदम ना खरीदूं, मैं जाऊंगा खरीदने के लिए। सस्ता तेल अगर रशिया मुझे दे रहा है तो अमेरिका के डर से उस डील को कैंसिल नहीं करूंगा। वो चला गया था, आज वो जेल के अंदर है। सारी दुनिया को पता है कि वो क्यों जेल के अंदर है, कौन कौन सी ताकतें उसके पीछे हैं, और क्या इस इंटरनेशनल वर्ल्ड का, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का क्या मकसद था, और कौन सी सबसे तगड़ी आवाज़ थी जो यूएन के अंदर भी आती थी और पाकिस्तान के स्टेजेस के ऊपर भी आती थी। उसको बंद करवाने के लिए 100 दिन से मुलाकातें तक खान साहब के साथ नहीं हो रही। बहरहाल एक ये चीज़ थी आपके साथ शामिल करने वाली। हिना परवेज़ भट्ट के हवाले से आपके साथ खबर शामिल करूँ, मैं काफ़ी अरसे से देख रहा था कि इसके ऊपर मैं बात ज़रूर करूँगा। पंजाब के अंदर जिस भी लड़की के साथ कोई ऐसा अनफॉर्चुनेट वाक़या होता है, कोई बच्ची के साथ, कोई खातून के साथ, किसी औरत के साथ ज़्यादती का मामला जो होता है, उसमें अक्सर इस तरह के जो इंसिडेंट होते हैं उनको घर वाले भी छुपाते हैं, लेकिन उनकी कोशिश होती है कि हमें इंसाफ दिया जाए। कहीं पे कोई FIR हो भी जाए तो उनकी कोशिश होती है कि मामले को दबाया जाए। ज़ाहिर है सोसाइटी के अंदर लोग रहते हैं, मोहल्ले के अंदर, रिश्तेदारी के अंदर। ये औरत क्या करती है, इसने एक कसम उठा रखी है और कस्ती बांध रखी है कि पंजाब के किसी भी कोने में इस तरह का अनफॉर्चुनेट वाकया जहां पर भी होगा, ये 6 कैमरे वाले साथ ले जाती है और अपने सोशल मीडिया पे वीडियो डाल करके पूरे पाकिस्तान को ना सिर्फ वो मोहल्ला दिखाती है, उसका घर भी दिखाती है, वो खातून भी दिखाती है, उसके बहन भाई भी दिखाती है और उसके वालिदैन भी दिखाती है। अब मुझे बताएं इसके अंदर क्या लॉजिक है? मतलब तुमने इंसाफ देना है अगर उस मुतासरा खातून को, तो तुम DC को कॉल करो, तुम DPO के पास जाकर के बैठो, तुम वज़ीर तालीम हो, वज़ीर आला तुम्हारी सहेली है, उसके तुम कपड़े सीती हो, तुम उसको कहो अगले 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार करो उस बंदे को, इंसाफ दो, बात खत्म। इतना ही शौक है अपनी पब्लिसिटी का, तो उस इंसाफ देने के बाद एक वीडियो बना लो अपने घर पे बैठ करके, किसी चैनल पे जाकर के। ये जानबूझकर ये औरत इतनी बेशरम औरत है, हद है, तुफ है ऐसी बेहयाई के ऊपर कि इसने अपना मिशन पकड़ा हुआ है कि जहां पर ऐसा वाकया होगा उस खातून के घर जाएगी, उसके मोहल्ले को दिखाएगी, उसके रिश्तेदारों को दिखाएगी, उसके वालिदैन को दिखाएगी, यानी कि पूरे मुल्क में उनको ये बदनाम करेगी। अब 15 गार्डों के साथ, 4 कैमरामैनों के साथ, गरीब बस्तियों के अंदर, गरीब मोहल्लों के अंदर जब ये जाएगी, गरीब लोग, कच्चे घरों में रहने वाले, वो रोक तो सकते नहीं बेचारे, वो सहम जाते हैं कि पता नहीं कौन आ गया, तो वो तो नहीं आगे से मना कर सकते कि यहाँ पे आई क्यों हो। अब कोई समझदार बंदा, को थोड़ा पसली वाला बंदा हो, दौड़ाए इनको वहां पे सड़क पे और निकल इधर से, आई क्यों हो तुम।
اور میں جتنے بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں، اللہ نہ کرے کہ آپ کے محلے گاؤں میں ایسا کوئی واقعہ ہو، یہ خاتون وہاں پہ دوڑائیں اس کو وہاں سے آپ، کہ یہ انسٹاگرام پہ ریلیں ڈال کر کے، یہ ٹویٹر کے اوپر ٹویٹیں کر کے تم لوگوں کو کیا دکھانا چاہتی ہو؟ جہاں پہ اس طرح کا انفارچونیٹ واقعہ ہوا بھی ہے بدقسمتی سے کسی کے ساتھ، پورے پاکستان کو وہ دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ جا کر کے انصاف دو ان کو۔ اس طرح سے یہ پنجاب کی ٹک ٹاکریں پنجاب کو چلا رہی ہیں۔ بہرحال سم اپ کرتا ہوں، سہیل آفریدی کا آج کا پاور شو بہت زبردست تھا، وہاں پہ اعلانات بہت انٹرسٹنگ تھے کہ اب آپ کو کوئی نہیں روک سکے گا، اور یہ کچا دھاگا میرے ہاتھوں پہ بندھا ہے جو بڑی جلدی ٹوٹنے والا ہے۔ خان صاحب کی صحت کے حوالے سے کنسرن موجود ہیں، لیکن محمود خان اچکزئی، آئی ڈونٹ نو کہ ان کو یہ گارنٹی کس نے دی ہے کہ خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے، مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں ہے، لیکن دوسری طرف سے انہوں نے ہسپتال کے ڈاکٹر سے بھی پیغام دلوایا کہ خان صاحب کو آپریشن جہاں پہ ہوا، حکومت کہہ رہی تھی 20 منٹ، اور 20 منٹ میں تو وہاں پہ ریسیپشن پہ لگ جاتے ہیں، لیکن 4 گھنٹوں کی اطلاعات ہیں کہ 4 گھنٹے تک وہاں پہ آپریشن ہوا۔ لیکن پاکستانیوں کا اعتماد تب تک نہیں ہوگا اس اردلی حکومت پہ جب تک عمران خان صاحب کی ملاقات نہیں ہو جاتی۔ دوسری طرف بلوچستان کے حالات حکومت کے ہاتھ اور اس کے کنٹرول سے باہر ہو رہے ہیں، یہ جانا چاہ رہے ہیں ماشاءاللہ سے غزہ میں۔ بھارت فتنہ ہندوستان پاکستان کے اندر دندناتا پھر رہا ہے، راکٹ لانچر کندھوں پہ رکھے ہوئے ان کے سہولت کار پھر رہے ہیں، لیکن بھارت کے اندر کتا بھی نہیں مر رہا۔ ہم پاکستانی روز لاشیں اٹھا رہے ہیں، فتنہ ہندوستان یہ سب کچھ کر رہا ہے، لیکن ہم ہندوستان کو نہیں پہنچ سکتے۔ برائے مہربانی کمنٹ سیکشن میں ضرور یہ بات لکھیے گا، اسٹرائک کریں فتنہ ہندوستان کے ان ٹھکانوں پر بھارت میں جہاں سے یہ دہشت گردی پاکستان کے اندر آ رہی ہے، تبھی لوگ آپ کے اس بیانیے کو مانیں گے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویلاگ۔ اگلے ویلاگ میں آپ سے مزید تفصیلات شامل کروں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔